हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का भारतीय ज्ञान दर्शन पर स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण पर। जैसा कि आपको टाइम टेबल के अनुसार क्लासेस मिल रही हैं, वैसे ही आज आपका टर्न है हिंदी का। तो हफ्ते में 2 दिन आपको हिंदी व्याकरण की क्लासेस मिलेंगी। लेकिन जो आपको पुरस्कार के वीडियोस मिल रहे थे, तो उनमें बहुत सारे पुरस्कार, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, वो श्रृंखला भी चलती रहेगी, तो वो वीडियो भी आपको मिलेंगे। लेकिन आज बारी है हिंदी व्याकरण की। तो बहुत सारे बच्चे जो अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं घर बैठे, तो उनको स्टार्टिंग से वीडियोस मिलेंगी हिंदी से रिलेटेड। आपका पूरा हिंदी व्याकरण का जितना भी पोर्शन है वो मैं कंप्लीट कराऊंगा, तो ध्यान से बने रहिए। और जो बच्चे नए हैं, नए व्यूवर्स हैं जो भी इस चैनल पे, वो पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें। आज का पहला चैप्टर है हिंदी व्याकरण का वर्णमाला, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो वर्णमाला से बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे कि अभी एसआई का एग्जाम है, जूनियर शिक्षक भर्ती है, या टेट है, पेट के एग्जाम्स है, तो बहुत सारे एग्जाम जितने भी लगे हुए हैं या आने वाले एग्जाम्स हैं, उन सभी में हिंदी का ये टॉपिक जो वर्णमाला आज हम लोग को पढ़ना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आज हम आपको ऐसे वर्णमाला पढ़ाएंगे कि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी वर्णमाला की, बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, लेकिन आज के बाद भूलेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग को रटना नहीं वर्णमाला, यहाँ पर सीखना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आते हैं, सीखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला की अगर बात करूं मैं, तो सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। ठीक है, तो भाषा आपने पढ़ा होगा, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं भाई? तो हमने व्याकरण की किताब पढ़ा है कि वह साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों को लिखित या मौखिक रूप से दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना, लिख कर या बोल कर या संकेतों के द्वारा। ठीक है, उसे ही भाषा कहते हैं। तो एक मौखिक भाषा हो गई और एक लिखित भाषा हो गई, है ना, एक मौखिक हो गई और एक लिखित भाषा हो गई। कुछ लोग कहेंगे सर जी एक सांकेतिक भाषा भी होती है, तो बिल्कुल होती है भाई। सांकेतिक भाषा का तो हम लोग बहुत प्रयोग करते हैं, है कि नहीं? बचपन से हम लोग सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, अभी भी है। अगर घर से बैठे हैं, मम्मी पापा से बच के निकलना है, या दोस्त हमारे बुला रहे हैं बाहर, तो संकेत के माध्यम से ही बुलाते हैं, तो वो क्या है? वो सांकेतिक भाषा है। लेकिन बात करूं मैं मौखिक और लिखित भाषा की, तो मौखिक और लिखित भाषा क्या है? तो इसी से हमारे वर्णमाला की स्टार्टिंग होनी है। तो अगर मैं प्रश्न आपसे कहूं कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर बात की जाए कि मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? ध्वनि। लेकिन अगर बात किया जाए लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो वह होगी वर्ण। क्या होगी? वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण होगी। और वर्णों के ही व्यवस्थित क्रम समूह को, किसको? व्यवस्थित क्रम समूह को, वर्णों के ही व्यवस्थित क्रम समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के ही व्यवस्थित क्रम समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्लियर? तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, ऑप्शन में हो कि वर्णों के समूह को, या एक ऑप्शन हो कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को, तो आपका सही उत्तर क्या होगा? वर्णों के व्यवस्थित क्रम समूह को। ओके, अच्छा, तो अब बात करते हैं वर्णमाला। हमें पता चल गया वर्ण लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई कहते हैं। तो अब बात अगर मैं करूं वर्ण की, तो वर्ण से निकले 2 पार्ट। जब हम मान लें कि वर्ण जो है पापा जी थे और उनके 2 संतान निकले, है ना, तो वर्ण जो पापा जी थे, तो उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया बच्चों। कैसे? 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वर्ण को। तो इनके 2 पुत्र हैं, तो एक को कहा गया स्वर। क्या कहा गया? एक को कहा गया स्वर। भाई ये बड़े वाले हैं, इनको कहा गया स्वर, और इनको क्या कहा गया? व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो बात की जाए, अगर पूछा जाता है, आपसे प्रश्न पूछा जाए कि स्वर किसे कहते हैं, तो हम बोलते हैं कि भाई स्वर किसे कहते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बिना किसी की सहायता से बोला जाए, है ना, उन्हें स्वर कहेंगे। तो भाई ये बड़े भाई हैं, तो इनको किसकी सहायता? किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी। लेकिन व्यंजन को अपने बड़े भाई की, मतलब ये छोटा भाई है, तो इसको बड़े की सहायता लेनी पड़ेगी। तो व्यंजन की परिभाषा हमने क्या पढ़ी है कि ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। और ऐसे वर्ण जो बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं।
ठीक, अगर मूल वर्णों की बात की जाए कि वर्णमाला में जो हिंदी वर्णमाला है उसमें मूल वर्ण कितने हैं, तो उसमें मूल वर्ण कितने हैं भैया, अगर आपका प्रश्न आता है कि मूल वर्ण कितने हैं तो वो उनकी संख्या कितनी है, 52। कितनी है, 52। हर एक पॉइंट पे आपको एक प्रश्न मिलने वाला है, तो हर एक पॉइंट पे आपको बहुत सारे प्रश्न मिलेंगे, तो कुछ बोल दिए जाएंगे और कुछ यहाँ पर बोर्ड पे लिखे भी जाएंगे, तो बहुत ही ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। तो हमने बात की स्वर और व्यंजन की, क्या कहते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, कितने मूल वर्ड है हमारी हिंदी वर्णमाला में। अब बात करते हैं पहले मतलब स्वर की, इसकी बात करेंगे हम लोग स्वर की। स्वर को लेके चलते हैं, कितने स्वर होते हैं, स्वर को कितने प्रकार से डिवाइड किया गया, इन सब को जानते हैं। चलिए, और जो बच्चे नए हैं हमारे वीडियो पे, जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वो सभी दोस्त, हमारे प्यारे दोस्त, छोटे भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने साथियों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी जरूर करें। तो बात करता हूं मैं स्वर की। तो स्वर वर्ण के भैया बड़के लड़के हैं स्वर, उनका नाम क्या है, स्वर। स्वर की अगर संख्या पूछी जाए कि स्वर की संख्या कितनी है, तो कितनी है, तो भाई कोई कोई 13 बता दे, लेकिन 13 नहीं, कितनी है। अब जो हमको पढ़ना है वो है 11। कितनी है, 11। लेकिन अगर मूल वर्ण पूछी जाए तो वो 14 होते हैं, लेकिन अभी हम बात करते हैं 11 की। अब वो जो 14 है वो क्या है, उनको भी जानेंगे। ठीक है, तो भाई अब क्या है, पहले हम लोग 11 देखते हैं। जैसे हमने लिखा छोटा, इसको हम लोग छोटा आ बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं वैसे सुनिए, बड़ा आ कहते हैं, और इसको छोटी ई बोलते हैं, फिर बड़ी, फिर छोटा ऊ बोला, फिर बड़ा ऊ बोला, इनको ऋण बोला, ए उ और औ। ये हमारे कितने हो गए, अगर गिनती करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने, 11। अगर हिंदी वर्णमाला में आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो 11 है। कितनी है, 11। अन और आहा इसके बाद आएंगे, वो स्वर नहीं होंगे। क्लियर। अब मैंने कहा कि मूल वर्ण तो एक कुछ और होते, जैसे ऋण है, ऋण है और ऋण। ठीक, ये 3 एक्स्ट्रा है जो कि संस्कृत में प्रयोग किए जाते थे, हिंदी में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। क्लियर, इन्हीं को मिला के 14 थे, लेकिन हिंदी वर्णमाला में कितने हैं, 11। ठीक, मूल रूप से पूछा जाए तो 14 है ना। तो इनका प्रयोग क्या होता, संस्कृत में ज्यादा किया जाता। ओके, तो ये थे 11 स्वर। क्या थे, 11 स्वर। तो आपने जाना है कि स्वर की परिभाषा, मतलब स्वर किसे कहते हैं और कितने स्वर हैं। तो ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर क्या होगा दोस्तों, 11 होगा। क्लियर। अब स्वरों को कई प्रकार से विभाजित किया गया है ना, कई प्रकार से विभाजित किया गया। आपसे पूछता है प्रश्न में कि ये स्वर कौन से हैं, दूसरे स्वर कौन से हैं, बहुत सारे टाइप के स्वर हैं, उन पे चर्चा करेंगे। क्लियर। तो स्वर पे बात करते हैं, तो सबसे पहला जो टाइप है जिस आधार पर विभाजित किया गया है स्वरों को, उन पे बात करते हैं। इनको मैं लिखा रहना देता हूं, क्योंकि यहां से आपको समझ में ज्यादा आएगा कि सामने जब लिखे होंगे। चलिए, तो पहला मैंने बताया कि स्वरों को विभाजित किया गया है, किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले जो किया गया है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। क्या है, जो उच्चारण मतलब जो हम बोल रहे हैं, तो अब ये 11 स्वर है, इनको बोलने में कुछ समय लग रहा होगा, तो इन्हीं इस समय के आधार पर इनको डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने क्या कहा, क्या आधार है इनका, उच्चारण में लगे समय के आधार पर। इस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है। तो डिवाइड किया गया, इनका नाम क्या है भाई। अभी आप जैसे देखोगे तो बहुत बच्चे जानते भी होंगे कि हाँ ये है, ठीक है, लेकिन आज के बाद बहुत लोगों ने रटा होगा। क्या होगा, रटा होगा कि हाँ ये उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण में लगे आधार पर ये है, लेकिन आज के बाद रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं रटना पड़ेगा। तो उच्चारण में लगे समय के आधार पर, हमारे बोलने के समय के आधार पर, तो इनको डिवाइड किया गया है 3 प्रकार से। एक हो गया हर्ष स्वर, और एक दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या है, प्लुत स्वर। ठीक है,
ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर, ये है। अब मुझे आप बताइए कि ह्रस्व स्वर का मतलब क्या होता है, ह्रस्व का मतलब क्या होता है ना। अगर मैं आपसे पूछूं ह्रस्व का मतलब क्या होगा तो कहोगे आप गुरुजी ह्रस्व का मतलब छोटा होता है ना, ये तो कहोगे कि सर ह्रस्व का मतलब छोटा होता। तो मैंने आ से लेके औ तक 11 स्वर लिखे, इनमें मैंने कुछ स्वरों को बोला छोटा छोटा छोटा, आप भी बोलते हैं हम भी बोलते हैं, तो जो आप हम बोलते आ रहे हैं बचपन से बस वैसे ही है। जिसको छोटा बोल रहे हैं भैया तो वही तो छोटा होगा, और ह्रस्व स्वर में कौन आएंगे, छोटे लोग आएंगे। तो हमने बोला छोटा आ, क्या बोला, छोटा आ। फिर हमने बोला छोटी ई, क्या बोला, छोटी ई। फिर हमने बोला छोटा ऊ, छोटा ऊ। ये इन तीन को तो बोल रहे हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ। फिर किसी को छोटा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो ऋण है ये भी छोटा वाला है, क्योंकि बड़का वाला ऋण तो अभी मैंने आपको लिख के दिखाया, जो मूल स्वर्ण में आता था कैसे लिखा जाता था बड़का वाला, बस उसको 2 बार घुमा दिया गया। तो ये बड़का वाला है, बड़ा वाला, और ये छोटा वाला है, ठीक। तो इन तीनों को तो आप छोटा 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 बोलते ही आ रहे हैं, हम लोग बचपन से बोलते हैं, और इसको भी हम लोग बोल लेंगे, ठीक। तो क्या रखना पड़ेगा इसको आपको कि छोटी, छोटा हो, ये सब ह्रस्व स्वर होते हैं, बस जो बोलते थे वो उसी को देख लेना, समझ लेना, बस खत्म, सिंपल सी बात है भाई। तो ह्रस्व स्वर कौन से हो गए, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ऋण, ठीक है। तो भाई 11 स्वर थे, जिसमें से 4 मैंने ह्रस्व में लिख दिया। अब दीर्घ स्वर में, तो दीर्घ स्वर में दोस्तों बहुत आसान, जितने बचे 11 में से 4 घटाते हैं अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बचेंगे 7, ठीक है। तो जो 7 बचेंगे वो सभी के सभी दीर्घ स्वर हो जाएंगे। प्लुत स्वर में इनमें से कोई नहीं होगा, मतलब इन 11 स्वरों में प्लुत स्वर नहीं है, ठीक है। तो कौन है, तो दीर्घ स्वर पहले बता दिया कि इन 11 में से 4 को मैंने ऊपर लिख दिया, तो बच्चे जितने हैं वो दीर्घ स्वर है। तो बच्चे कौन कौन से उनको देखते हैं। बचा भाई बड़ा, बड़ी, फिर कौन बचा, बड़ा ऊ, फिर ए, ऐ, ओ और औ, ये बचे। तो ये 7 किसमें आ गए, दीर्घ स्वर में आ गए, क्लियर। तो ह्रस्व स्वर, तो अब वो बोलेंगे कि अगर परिभाषा पूछे, वह स्वर जिन्हें बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है, आ ई उ ऋण। अच्छा, इन्हीं स्वर को, ह्रस्व स्वर जो मैंने लिखा आ ई उ ऋण, इन्हीं को मूल स्वर भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, मूल स्वर। तो अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि भैया मूल स्वर किसे कहते हैं, तो मूल स्वर भी आ ई उ ऋण, मतलब जो ह्रस्व स्वर है उन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर जिनको बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको हम ह्रस्व को एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, दीर्घ स्वर को द्विमात्रिक स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है प्लुत स्वर की, तो कहा सर 11 तो हो गए, अब ह्रस्व और दीर्घ भी हो गया, तो प्लुत स्वर में कौन सा आएगा। तो प्लुत स्वर में अगर बोलते हैं, अगर इसकी परिभाषा की बात की जाए तो कहते हैं भाई ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा भी में अधिक समय लगे, ठीक है, या इनसे तिगुना समय लगे, है ना, तो वो स्वर क्या कहलाएंगे, प्लुत स्वर कहलाएंगे। तो प्लुत स्वर इनमें से 11 नहीं होते हैं, इनसे हटके आपने ऐसा कहीं बना देखा होगा, ये इस तरह 3 के आकार का, ठीक है, तो या इस तरह बना देखा होगा। तो इन 2 आकृति में दिखाया था, ज्यादातर आपने रामायण में देखा होगा, या जो आपकी क्या कहते हैं जो किताबें हैं, है ना, उनमें आपको मिल जाएगा, धार्मिक ग्रंथ है वहां पर मिल जाएंगे, है ना, तो इस तरह से लिखा मिलेगा। अब जो है इन जो सिंबल्स हैं, ये जो स्वर हैं, इन्हीं को हम प्लुत स्वर, कहीं पर ये मिला होगा, कहीं पर इस तरह से लिखा मिला होगा। जैसे हम लिखते हैं ओम, तो ओम जो लिखते हैं वो हम लोग कैसे लिखेगा, एक ओम नाम हो गया, और एक जो ओम का उच्चारण करते हैं वो हमारा कैसे लिखेगा, ऐसे लिखते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं भाई कि प्लुत स्वर का प्रयोग कब होता है, तो प्लुत स्वर का प्रयोग भाई नॉर्मल में तो होगा नहीं भाई, आप क्या प्लुत स्वर में जैसा बताया गया कि अधिक समय लगता है ना, ह्रस्व और दीर्घ की अपेक्षा अधिक समय लग रहा है, तो वो होंगे प्लुत स्वर, ठीक है। तो भाई किसी को पुकारने पर, किसी को विलाप करने पर, चिल्लाने पर, ठीक है, भाई चिल्लाओगे, किसी को पुकारना है, बहुत दूर है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें उसको तेज से चिल्लाना पड़ेगा, है ना, क्या करना पड़ेगा, तेज से चिल्लाना पड़ेगा। तब क्या होगा, तब हमारा जो पिच होगी, हमारा जो साउंड होगा वह तेज होगा इनकी अपेक्षा। तो कहाँ होगा, प्लुत स्वर। जैसे कि हम ओम बोल रहे हैं, अब एक किसी का नाम ओम है तो कहेंगे ओम,
अब जो उच्चारण ओम कर दो, ओम कर रहा हूं मैं, तो कितनी देर तक कर रहा हूं भाई, जितनी देर तक जिसकी जिसकी कैपेसिटी होगी उतनी देर तक करेगा। पता चले कोई 5 मिनट तक बोले जा रहा हूं, कोई 2 मिनट तक बोल रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या है, ये जो ओम बोल रहे हैं हम लोग वो प्लुत स्वर है। क्लियर? किसी को चिल्ला रहे हैं, आप यहाँ खड़े, कोई उधर 200 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, तो जो 200 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, एक किसी का है, आपने बुलाया, अरे सुनते हो, तो सुनते हो तो कितना तेज बोलना पड़ रहा। तो जो सुनो सुनो हम बोल रहे हैं, या जब कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई दुखद घटना होती है, तो जो विलाप किया जाता है, विलाप में भी क्या होता है भाई, धीरे धीरे तो विलाप होता नहीं, तो विलाप की जो ध्वनि होती है वो बहुत तेज होती है। तो उसमें जो शब्द निकलते हैं वह, अगर मैं बात करूं तो अगर उनको लिखना हो तो वो प्लुत स्वर के अंतर्गत या प्लुत स्वर के ही रूप में लिखे जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद है कि आपको ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर जो कि उच्चारण में लगे समय के आधार पर डिवाइड किए गए थे वो अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। क्लियर दोस्तों? तो ये हो गए ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। क्लियर? अब बात करते हैं, ये तो था उच्चारण में लगे समय के आधार पर। मैंने आपको बताया कि भाई ह्रस्व स्वर क्या होते हैं, जिनको छोटे होते हैं, जिनको हम कहते हैं छोटा, वही ह्रस्व है। ह्रस्व का मतलब छोटा होता है। तो वो आ, ई, उ और ऋ थे, इन्हीं को मूल स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर में बताया गया कि भाई जो 11 थे उनमें से 4 हट गए, ह्रस्व पहुंच गए, तो बचे 7, वो दीर्घ स्वर है। और बात करूं प्लुत स्वर की, तो प्लुत स्वर को मैंने बताया कि इस तरह से सिंबल आपको मिलते हैं, ठीक, इस तरह से रूप में लिखा होगा, और इनको विलाप करने पर, प्रार्थना करने पर, किसी को पुकारने पर, जो दूर स्थित है वहां पर बोलने पर इनका प्रयोग किया जाता है, और इनको बोलते समय इनसे अधिक समय लगता है, मतलब ह्रस्व और दीर्घ से अधिक समय लगता है, उन्हीं स्वर को प्लुत स्वर कहते हैं। तो ये था दोस्तों उच्चारण में लगे समय के आधार पर। अब बात करूं मैं उच्चारण के स्थान के आधार पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उच्चारण का स्थान जो है वह आपका स्वर में भी आएगा और व्यंजन में भी आएगा। तो सबसे पहले जो ये उच्चारण स्थान है हमारे मुख में स्थित, उनको पहले हमको जानना पड़ेगा कि ये कौन कौन से स्थान है, तभी तो हम उनसे संबंधित स्वर जान पाएंगे। तो पहले हम समझते हैं कि ये स्थान कौन से। ठीक है दोस्तों? और आप लोग कमेंट करते रहिए, बताइए भाई कैसा वीडियो लग रहा है, क्या आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ समस्या है, नहीं समझ में आ रहा तो बिल्कुल बताएं, उसको बताया जाएगा। और भाई सभी से बार बार मैं यही कह रहा हूं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो नए बच्चे या पहली बार देख रहे हैं, वो जरूर पहले सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन वीडियो, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने आना है, केवल फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके दोस्तों? तो बात करता हूं मैं किसकी, उच्चारण स्थान की। सुंदर सा मुख बनाते हैं, ये देखिए एक सुंदर सा मुख है, छोटी सी। तो ये बात करूं मैं, ये सुंदर से ओठ है, ये खतरनाक वाले दांत है, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं, जैसे ये है, हम अपने मुख पे लेके चलते हैं, तो ये जैसे यहां पर है, क्या इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कंठ। क्या कहते हैं? कंठ। तो जो हमारा ये स्थान है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? कंठ स्थान। क्या बोलते हैं? कंठ स्थान। क्लियर? कंठ से थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, मान लीजिए ये पोर्शन आप अंदर जा सकते हो, ठीक है, जिसको कौवा के ऊपर वाला भाग कह रहे हैं आप, कौवा कौवा बोलते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा स्थान है? वो हमारा स्थान है तालु स्थान। क्या है? तालु स्थान, है ना, ये तालव्य स्थान। क्या है? तालव्य स्थान। ठीक है। फिर ये तो पिछला भाग है, मुख की छत का पिछला भाग। अगला भाग यहां वाला भाग, ठीक है, उस भाग को हम लोग क्या कहेंगे? उस भाग को हम लोग कहते हैं मूर्धन्य स्थान। क्या कहते हैं? मूर्धन्य। और फिर ये आपको मैंने बताया सुंदर से दांत है, ये दंत स्थान हो गया, और जो ओठ है वो ओष्ठ स्थान हो गया, मतलब ओठ, ठीक है, ओष्ठ। इसको हम ओठ ऐसे लिखते हैं, मतलब ओष्ठ। मैं लिखने के लिए, आपको समझाने के लिए लिख दे रहा हूं ऐसे, ओष्ठ। क्लियर? तो सबसे पहले समझ में आ गया ये 5 स्थान है। क्रम भी आपको याद है, क्रम में कोई दिक्कत नहीं है। क्रम कैसे भाई? सबसे पहले कंठ है, फिर तालव्य, फिर आगे मूर्धन्य, फिर दंत, और फिर ओष्ठ। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। क्लियर? ऐसे याद करना, ये क्रम है। आप अपना भाई, सबके पास ये पूरे स्थान है, 4-5 स्थान है, कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास कमी नहीं। हाँ, किसी के पास दांत चले गए हो, किसी का ओठ चला गया तो दिक्कत है, लेकिन सबके पास होगा। अगर तभी नहीं याद हो रहा है क्योंकि आपके पास नकल करने के लिए भी है, तो मैंने ट्रिक आपको दे रखा है, KTMDH। KTMDH। तो KTMDH क्या है? KTM बाइक है और MDH मसाला है, दोनों की संधि कर दी गई, तो KTMDH बन गया। क्लियर? तो K से अपना क्या हो गया दोस्तों? K से हो गया कंठ, T से हो गया तालव्य,
एम से हो गया मूर्धन्य, डी से हो गया दंत, और एच से हो गया क्या, ओष्ठ। ठीक, मतलब कि ओठ। क्लियर, ओष्ठ। तो कंठ, तालव, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, ये हो गए। अब इन 11 में से कौन कहां से बोला जाता है उसको हम लोग जानते हैं। बड़े आसानी से इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा जगह हो जाएगी, आप समझ पाएंगे। चलिए पहले हम इतने में लिखते हैं ना, फिर समझ लेंगे, क्योंकि आपको बना भी रहेगा तो समझ में ज्यादा आएगा। तो बात करता हूं मैं कंठ स्थान की, है ना। तो आ से लेके औ तक लिखे हैं, इन्हीं 11 में होंगे ये 5 स्थान के। तो सबसे पहले कंठ की बात करते हैं। कंठ मतलब गला, ठीक है। तो इन स्वरों को इनमें से किसको बोलने पर, जिसको मतलब बोले, तो पहले तो आपको भाई जैसे आप देख रहे हो वीडियो समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर आप बोल के याद करना सीख गए तो रटना फिर नहीं पड़ेगा। मैंने आपको बताया रटना नहीं है, केवल समझना है और सीखना है। तो मैं बोलूं आ आ, तो आप अपने गले पर उंगली रख लो और आपको बिल्कुल महसूस होगा। एग्जाम में भूल भी जाओगे, बस तेज से मत चिल्लाना, धीरे से चिल्लाना, धीरे से मतलब मन में ही करना आ। तो आपका जो गला है, ये जो लास्ट पॉइंट है जहां पे मैंने उंगली रखी है, तो वहां तक आपका पूरी पीछ जा रही है। तो मतलब कि आ मतलब ये जो दोनों परिवार हैं, ये दोनों भाई हैं, छोटे आ और बड़े आ भाई साहब, वो कहां से बोले जा रहे हैं, वो कंठ से बोले जा रहे हैं। तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कंठ स्वर। क्या बोलेंगे, कंठ स्वर, छोटा आ और बड़ा। तो ये हो गया भैया कंठ स्वर। ठीक, अब बात करूं मैं तालव्य स्वर की। तालव्य स्वर कौन से होंगे, तो तालव्य स्वर कौन से होंगे, जैसे आप आ बोला तो कंठ, तो मैंने बताया कि कंठ के ऊपर कौन सा स्थान है दोस्तों, तो कंठ के ऊपर स्थान है तालव्य। कौन सा स्थान है, तालव्य। आ और बड़ा के बाद क्या आता है, छोटी और बड़ी। अब इसको बोलिए, छोटी बड़ी ना बोले, ऐसे बोले ई बोले। तो आप आ बोल रहे थे तो यहां पर था, अब ई बोल रहे हैं तो जो ये पॉइंट है जो कंठ से थोड़ा सा ऊपर उठ के है, जो तालव्य है, वहां पर जोर पड़ रहा है। तो इसको भी आपको रटना नहीं, ई यहां पर पड़ रहा है, तो मतलब तालव्य स्वर कौन से हो गए, ई। ठीक है, आपको ऐसे भी समझ में आ जाएगा, और नहीं ऐसे समझ में आ रहा दोस्तों तो बोल के जरूर आ जाएगा। आपने बोल के सीख लिया तो बिल्कुल रटना नहीं है। अब हो गया कंठ स्थान, हो गया तालव्य स्थान हो गया। ठीक है, ई और ई इन दोनों सहेलियों की बात हो गई, बहनों की बात हो गई। अब बात करते हैं ऊ की। बहुत आसान, ये तो बहुत ही आसान है। ऊ। ठीक है, तो ऊ कर रहे हैं, तो जो आपके ओठ हैं जो आपके, वो बोल रहे हैं ऊ बोल रहे। तो हमारे ओठ बता रहे हैं कि ऊ और ऊ कौन से स्वर है, इनको तो ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ना, है ना। तो होस्ट स्वर क्या हो जाएंगे, ऊ, है ना। फ्लाइंग किस देते हैं आप, ऐसे देते हैं ऊ। ठीक है, तो बस वैसे सीख लेना, बहुतों ने प्रयोग किया होगा। तो होस्ट स्वर आपको भूलना नहीं होगा, बिल्कुल आसान तरीके से याद कर लेंगे। क्लियर, तो ऊ की बात हो गई, होस्ट स्वर हो गए। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ऋण की। किसकी बात करते हैं, ऋण। तो जब बोल रहे तो जीभ जो है आगे वाले जो छत का अगला भाग है, जो अग्र पार्ट है, उस पे आके लड़ रही है। तो अग्र पार्ट को हमने क्या कहा था, मूर्धन्य स्थान। क्या कहा था, मूर्धन्य स्थान। तो इकलौता इन 11 में से एक ऐसा स्वर है जो कि मूर्धन्य स्वर है, वो अपना क्या है, ऋण। क्या है, ऋण। क्लियर, तो बात समझ में आई। कंठ स्वर मतलब के, सबसे पहले के, तो आ कंठ स्वर हो गया। उसके बाद तालव ई तालव हो गया, और उसके बाद ओष्ठ थे ऊ, तो ओष्ठ हो गए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और फिर ऋण मतलब मूर्धन हो गया। अब बचे हमारे पास 4 स्वर, ए ओ आओ, उन पे भी बात करेंगे। अब बात करते हैं दंत स्वर। क्या कोई दंत स्वर है, तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दंत स्वर इनमें से है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, और उनमें से एक दंत व्यंजन दे दिया जाता है, और भी अदर दिए जाते हैं, तो आपको उसमें अगर एक ऑप्शन होगा इसमें इनमें से कोई नहीं, तो सही उत्तर क्या होगा, दंत स्वर कोई नहीं होता है। क्लियर, तो दंत स्वर नहीं होते हैं, दंत व्यंजन होंगे लेकिन दंत स्वर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, तो गलती नहीं करना है ना, उसमें दंत व्यंजन जरूर ऑप्शन में होगा, है ना। तो जल्दी में गलती नहीं करना, जल्दबाजी में। तो कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ, इन 7 की बात हो गई। बाकी के 4 की बात करते हैं, तो उनकी बात करते हैं। यहां समझ में आ गया होगा बिल्कुल। चलिए बात करते हैं भाई अगले
4 स्वरों की, वो कहां से बोले जा रहे हैं। तो पहले करते हैं इन दो दोस्तों की बात, ए और ऐ, और फिर करेंगे ओ और औ। इन दो दोस्तों की बात करेंगे। तो ए ऐ, इनकी बात करूं मैं, तो इनको अगर बोलूं, देखिए एक आसान तरीके से एक आप बोल के सीख सकते हो, एक मैं यहां से बता दे रहा हूं। इन दोनों तरीकों से आप इनको याद कर सकते हो, आपको भूलना नहीं पड़ेगा, मतलब भूलेंगे नहीं आप। तो ए ऐ, अब ए जो ए बोल रहे हैं तो एक बार यहां पर जा रहे हो, उसके बाद जो रिटर्न हो रहा है वो तालब पे आके रुक रहा है, मतलब कंठ तक जाता है। उसका जो एंड पॉइंट है वो क्या है, वो तालब स्थान है। ए यहां गया, उसको धीमा छोड़ रहे हैं आप, ए को एंड कर रहे हैं तो तालब तक आ रहा। तो ए और ऐ कैसे स्वर हैं, ये है कंठ तालब, कंठ और तालब मिलके हैं, मतलब तो इनको हमने क्या कहा, कंठ तालब स्वर। तो भाई अगर ये बोल के आपको नहीं आ रहा है तो ऐसे आ जाएगा, बिल्कुल बिना आपको जो है बताए छोड़ देंगे थोड़ी ना। ए, अब ए को अगर हम तोड़ें भाई गुण संधि में, आ और ई संधि आपने पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो हम पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। आ और ई से बनता है ए अपना, क्या बनता है, आ और ई से बनता है ए। ठीक दोस्तों, तो अभी आ आपने पढ़ा था, आ कैसा स्वर था, कंठ था कि नहीं था, और ई कैसा था, तालव्य था, कैसा था, तालव्य था, पढ़ा भी हमने। तो अब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो गया, कंठ तालब है, कंठ तालब है कि नहीं, आ कंठ ई तालब ए, क्या बन गया, कंठ तालब। और ऐ कैसे बनता है, तो इसमें आ और ए मिला है तो ऐ बनता है, जब ए कंठ तालब है ये तो ये भी कंठ तालब। क्लियर, तो ए और ऐ क्या हो जाएंगे, कंठ तालब। क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मतलब कि जो अंतिम दो हैं उन पे बात करते हैं, उनका उच्चारण स्थान क्या है। तो अंतिम दो कौन से हैं, ओ और औ, ओ और औ। हाँ तो देखते हैं अंतिम दो कौन से हैं, अंतिम दो कौन से हैं, तो अंतिम दो हमारे हैं ओ और औ। कौन से हैं दोस्तों, ओ और औ। तो उन पे बात करते हैं कि ओ और औ कैसे स्वर है, मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या है। ठीक है, तो इनको पहले बोल के देखते हैं हम लोग, और फिर जैसे अभी ए और ऐ को पढ़ा था वैसे ही ओ और औ को पढ़ते हैं, है ना। तो ओ और औ अगर बोले ओ औ, तो जब ओ बोल रहे हैं तो हमारा कंठ जो हाई पिच है वो कहां पर जा रहा है, लास्ट पॉइंट का ओ, कंठ पे। और जो हमारे ओठ हैं, ओठ क्या हो रहा है, ओ कैसे लिखा था भाई, अंग्रेजी का ओ अंग्रेजी का ओ ऐसे है कि नहीं है, ओ ऐसे है अंग्रेजी का, और ओ से क्या हो रहा, ओष्ठ हो रहा है, ओ से क्या हो रहा, ओष्ठ हो रहा है। तो ओ क्या हो जाएगा भाई, कंठ तक भी जा रहा है और ओष्ठ भी आ रहा है, मतलब ओठ का भी प्रयोग हो रहा है। ओठ हमारे गोल हो जा रहे हैं, कैसे हो जा रहे हैं, गोल, है ना। अगर वृत्ताकार पूछा जाए वृत्ताकार स्वर तो वो कैसा होगा, वृत्ताकार में आएगा, है कि नहीं। तो अब यहाँ पर किसका प्रयोग, कंठ और ओष्ठ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ। क्या बोलेंगे, कंठोष्ठ स्वर। कौन स्वर बोलेंगे, कंठोष्ठ, है ना। क्योंकि ओ तो कंठ का भी प्रयोग हो रहा है और ओठों का भी प्रयोग हो रहा है, तो कंठ और ओठ मिलकर क्या कह रहे हैं, कंठोष्ठ। अगर मैं आपसे पूछूं कंठोष्ठ में कौन सी संधि है, तो बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, कंठोष्ठ में कौन सी संधि है। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप उत्तर दीजिए। अब इसको अगर हम भाई जैसे कि हमने बोल के सीखा, अब हम समझते हैं इसको तोड़ के। अगर ओ कैसे बनेगा, हम संधि पढ़ेंगे, उसमें आ और ऊ मिलके क्या बनेगा, ओ बनेगा। आ और ऊ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। कौन सी संधि होती है, गुण संधि होती है। तो आ और ऊ मिलके बना ओ। तो भैया आ भी हमने पढ़ा था, आ पढ़ा था तो क्या था, आ कैसा स्वर था, कंठ स्वर था, और ऊ कैसा था, ऊ था हमारा ओष्ठ स्वर। ठीक है, जिसको ओष्ठ स्वर बोलते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या हो गए, दोनों मिलके हो गए कंठोष्ठ। तो आप बोल के भी सीख सकते हो, नहीं तो तोड़ के सीख सकते हो। तो जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, तोड़ दिया और फिर छोड़ दिया, भूलने के लिए नहीं, याद रखने के लिए। तो हमेशा याद रहेगा। तो कंठोष्ठ ओ औ, तो ओ आ और ओ से मिलके बनता है। तो ओ आ और ऊ से मिला तो क्या हो गया, कंठोष्ठ। तो ये दोनों ओ और औ आपको याद हो गए कि कैसे स्वर है, कंठोष्ठ स्वर। क्लियर दोस्तों। तो ये थे हमारा उच्चारण स्थान के आधार पर।
तो हमने सीखा क्या आज वर्णमाला में, वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्ण क्या है, वर्ण के दो पार्ट हैं मुख्य, स्वर और व्यंजन, और स्वरों के बारे में समझा कि स्वर कितने होते हैं, मूल स्वर कितने हैं, वर्णमाला में मूल वर्ण कितने हैं ये भी जाना हमने, और स्वर को दो प्रकार से विभाजित किया गया। अभी तक जो हमने पढ़े वो था एक उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, और दूसरा हमने क्या सीखा, उच्चारण के स्थान के आधार पर। जो स्थान क्या थे, वो 5 प्रकार के स्थान थे, कंठ, तालव, मूर्धन, दंत, ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी भी क्या, अभी स्वर खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारे पार्ट हैं, कुछ और भी आधार है जिन पर डिवाइड किया गया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें और पूरा देखें, ठीक है, पूरा देखेंगे तभी अच्छे से समझ में आएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। क्लियर दोस्तों, तो आज जो भी नए व्यूअर्स थे वो सभी चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करो दोस्तों, ठीक है, और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें। क्लियर, और जो भी आपको टेस्ट मिल रहे हैं, हिंदी का जो टेस्ट होगा, लेकिन हिंदी का टेस्ट कब होगा, जब आपकी जो वर्णमाला है जो हम पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, ये कंप्लीट वीडियो हो जाएगी, तब जो दोस्त हमारे जो मित्र हैं, जो हमारे छात्र हैं, जिन्होंने सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो सीरियसली इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो जरूर जो टॉप 50 या 60 क्वेश्चन मैं दूंगा आपको इस पूरी हिंदी वर्णमाला से, अगर आपने उन प्रश्नों का उत्तर ईमानदारी पूर्वक कर लिया तो यह उम्मीद है, या उम्मीद क्या है, ये पूरी तरीके से 100% गारंटी है कि आपको वर्णमाला में से कोई भी गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, जैसा कि मैं पढ़ा रहा हूं वैसे आपने देखा और अपनी पूरी तैयारी की तो वर्णमाला में कोई गलती नहीं होने वाली दोस्तों। ठीक है, तो ईमानदारी के साथ वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी भी बिल्कुल ईमानदारी के साथ करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और बने रहे भारतीय ज्ञान दर्शन के साथ। जय हिंद साथियों।